हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेन 2021 का फोर्थ पेपर और जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर जो 9 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ 9 बजे से 12 बजे तक। उसमें टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन था, क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आए थे, उस पर हम लोग डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका सही आंसर क्या हो सकता है और उनको किस तरह से क्वेश्चंस को हम आंसर को लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए पूछे गए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, explain the purpose of Green Grid initiative launched at World Leader Summit of the COP26 UN Climate Initiative launched at World Leader November 2021। और उसी में जोड़ा गया है when was this idea first floated in the International Solar Alliances ISA। आंसर 150 वर्ड में लिखना था, 10 मार्क्स का। हिंदी में नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था? तो हरित ग्रिड पहल ध्यान रखना है कि क्या है और किसने दिया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। COP26 में भारत और यूके ने दुनिया को स्वच्छ बिजली की पेशकश करने के लिए ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की। दो देशों ने मिलकर के लिए, भारत और यूके ने ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हालिया विश्लेषण में 2030 तक ग्रिड विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश को $260 बिलियन से बढ़ाकर $800 बिलियन करने का आह्वान किया गया है। ग्लासगो में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यूनाइटेड किंगडम के समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र से ग्लासगो में COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में एक नई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पहल की शुरुआत की, जिसे 80 से अधिक देशों ने समर्थन दिया तथा ये भी सिद्ध करने के लिए कि स्वच्छ संचालित दुनिया में वैश्विक संक्रमण को नाटकीय रूप से तेज किया जा सके, यानी कि ट्रांजिशन, ग्लोबल ट्रांजिशन वर्ड में इसको एक ड्रास्टिक रूप में इसको और तेज करने का प्रयास किया जाए। भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त नेतृत्व में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, इसको शॉर्ट में GGI, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ड वन ग्रिड नामक नई पहल का उद्देश्य महाद्वीपों, देशों और समुदायों में परस्पर बिजली ग्रिड के विकास और तैनाती में तेजी लाना है और मिनी ग्रिड और ऑफ ग्रिड संसाधनों के माध्यम से सबसे गरीब लोगों की ऊर्जा पहुंच में सुधार लाने में ये कार्य करेगा। ये ग्लासगो ब्रेक थ्रू के तहत अग्रणी पहलों में से एक है, जिसे क्लीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इवेंट में भी लॉन्च किया गया है, जो एक नई संयुक्त योजना का हिस्सा है जो देशों और व्यवसायों को प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हर साल नाटकीय रूप से पैमाने और गति के लिए अपने जलवायु कार्यों को समन्वय और मजबूत करेगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी की तैनाती और वैश्विक स्तर पर यह लागत को कम करेगा। भारत और यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और USA भी ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की संचालन समिति का हिस्सा बना है। तो ये आप लिख सकते थे। यूनाइटेड किंगडम की हालिया नेट जीरो रणनीति पर आधारित ग्लासगो ब्रेक थ्रू देशों और व्यवसायों को हर साल प्रत्येक क्षेत्र में नाटकीय रूप से स्केल और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की तैनाती में
तेजी लाने और लागत को कम करने के लिए अपने जलवायु कार्यों को समन्वित और मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि स्वच्छ टेक्नोलॉजी के लिए प्रत्येक प्रदूषण क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर डिफॉल्ट विकल्प बनाना और ग्लोबल लेवल पर न्यू ग्रीन इंडस्ट्री और सर्विसेज के आसपास निर्मित एक नई न्यू ग्रीन इकोनॉमी के विकास को उत्प्रेरित करना। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन ग्रिड लॉन्च करते हुए भारत के और यूके के प्रधानमंत्रियों ने वन सन डिक्लेरेशन का अनावरण किया है, जिसमें मिनी सहित महाद्वीपों, देशों और समुदायों में बिजली ग्रिडों के अधिक से अधिक इंटरकनेक्शन के माध्यम से विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की पूरी क्षमता का दोहन करने का एक साझा दृष्टिकोण स्थापित किया गया था। ग्रिड और ऑफ ग्रिड समाधान ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी ऊर्जा तक पहुंच के बिना नहीं रह गया है। तो इन चीजों को आपको पॉइंट वाइज करके लिखना था। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए दुनिया को सौर और पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा पर वैश्विक निर्भरता बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की आवश्यकता होगी। इस स्वच्छ संचालित भविष्य के लिए संक्रमण के लिए बिजली के बुनियादी ढांचों को विकसित करने की आवश्यकता होगी, जो परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक शेयरों का मुकाबला करने में सक्षम हो, जबकि बढ़ती बिजली मांगों को सुरक्षित रूप से, भरोसेमंद और किफायती रूप से पूरा कर सकेंगे। इस ग्रिड के लॉन्च के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एक ऐसा विचार है जिसका अब इस समय आ गया है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ना है तो ये परस्पर जुड़े हुए अंतरराष्ट्रीय ग्रिड महत्वपूर्ण समाधान होते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसे लागू करने के करीब लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और यूके सीओपी प्रेसिडेंसी को बधाई देता हूं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लिख सकते थे। वही क्वेश्चन का जो दूसरा छोर था उसे पूछा गया था कि इसकी विचारधारा पहली बार कब रखी गई थी। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का पहला विचार अक्टूबर 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली में रखा गया था। तो इसको आप लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर आपका था जो आप एग्जाम में कर सकते थे। एक तो क्वेश्चन ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस recently released by the World Health Organization. Who are these different from its last update? In what changes in India's National Clean Air Program are required to achieve these revised standard? आंसर था 150 शब्दों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? ये भी 10 नंबर का था और 150 शब्दों में इसको आपको लिखना था। तो इसको हम समझ सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते थे। हाल ही में WHO ने एक नए एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस दिशा निर्देशों के तहत WHO ने प्रदूषकों के अनुशंसित स्तर को और कम कर दिया है, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। यानी कि पहले जो लेवल था उस लेवल को और कम कर दिया है कि कम लेवल ही मनुष्य के लिए खतरा होगा। 2050 के बाद 2005 के बाद से ये WHO का पहला अपडेट है। गाइडलाइंस का लक्ष्य सभी देशों के लिए अनुशंसित वायु गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना है। सभी देशों को इसको प्राप्त करना है। निर्देश में कहा क्या गया है
कि प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन में भी योगदान करते हैं। इन दिशा निर्देशों स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास करके देश स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले दोनों होंगे। यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। WHO का कदम सरकार में नए कड़े मानकों को विकसित करने की दिशा में नीति में अंतिम बदलाव के लिए मंच तैयार करता है। WHO के नए दिशा निर्देश 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की सलाह देते हैं, जहां साक्ष्य जोखिम से स्वास्थ्य गुण प्रभाव पर सबसे अधिक उन्नत हुए हैं। 6 जो क्लासिकल प्रदूषक हैं उनमें PM 2.5 और PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 है। ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहां पर देखा जाए कि जो 16 साल में WHO ने पोल्यूटेंट का जो रिवाइज किया है उसको यहां पर हम लोग देखेंगे। 2005 और 2021 की हम बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर एनुअल मीन 10 2005 में था, 2021 को आधा करके 5 कर दिया गया है। 24 आवर मीन में 25 था जो 15 कर दिया गया। PM10 एनुअल मीन 20 था जिसको घटा करके 15 कर दिया गया है और 20 आवर में जो मीन था वो 50 से 45 कर दिया गया। ओजोन जो पीक सीजन था वो 2005 में नॉट सेट था, कोई सेट नहीं किया गया था, बट 21 में उसको 60 कर दिया गया और 8 आवर मीन में 100 था, अभी उसको 100 ही रखा गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एनुअल मीन था वो 40 था, उसको 10 कर दिया गया है और 24 आवर का जो उसका मीन था वो सेट नहीं था, उसको जो है वो 25 रखा गया है। CO2 कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड 24 आवर का जो था 20 था, उसको बढ़ा करके 40 कर दिया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सेट नहीं था उसको अब 4 कर दिया गया। तो एवरेज जो था कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 100 ओजोन का था वो 100 था और कार्बन मोनोऑक्साइड का वो एवरेज 8 आवर का जो है वो 2 कर दिया गया। तो अगर ये तो था WHO के द्वारा इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नॉक्स जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया के अलावा तो PM 2.5 का 40 और 60 था, PM10 का 60 और 40 था, NO2 का 40 और 80 था, सल्फर डाइऑक्साइड का 50 से 80 था और एवरेज जो था वो आपका ओजोन का 100 और कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 था। तो ये रिवाइज किया गया है, इसको आपको याद करना था, इसी को आपको वहां पर लिखने थे। कुछ जो डाटा आपको याद थे मेन उनको आप लिख सकते थे। भारत पर नए दिशा निर्देशों का प्रभाव क्या पड़ेगा? नए वायु गुणवत्ता निर्देशों का मतलब है कि लगभग पूरे भारत को वर्ष के अधिकांश समय के लिए प्रदूषित क्षेत्र माना जाएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी कम कर दी गई है तो इतना तो हमेशा रहेगा, तो अधिकांश समय के लिए प्रदूषित क्षेत्र पूरा देश को माना जाएगा। जबकि WHO के स्वयं के प्रवेश से दुनिया की 90% से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जो 2005 के प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करते। WHO के लिए मानदंडों से भारत को अपनी हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों को लागू करने की व्यवहार्यता संदिग्ध है, खासकर भारत सहित दक्षिण एशिया जैसे चुनौतीपूर्ण भू जलवायु क्षेत्रों में। इनको आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लिख करके पूरे आंसर को आप सही से लिख सकते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियां हैं, जिसमें धुंध, कॉलम, गर्मी, जो आपके द्वीप जो होते हैं प्रभाव और बहुत अधिक आधार प्रदूषित बेसिक जो पोल्यूटेंट की अतिरिक्त चुनौतियां हैं वो शामिल है।
हालांकि जैसा कि WHO के दिशा निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं अभी, इस कदम का भारत पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक नॉक्स WHO के मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सरकार के पास एक समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 122 शहरों में 2024 तक कणों की सांद्रता में यानी कि पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 20% से 30% की कमी करना है। 2017 को एकाग्रता की तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में रखते हुए इसको हमको ध्यान में रखना, यानी कि 2017 के आधार पर 2024 तक हमको 122 शहरों में जो पर्टिकुलेट मैटर हैं उनकी सांद्रता को, कंसंट्रेशन को 20% से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आप इस आंसर में लिख सकते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC. What are the committees made by India in this conference? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के जो अभी COP26 के सत्र में के प्रमुख परिणाम क्या क्या हुए, क्या किन मुद्दों पर फाइनल डिस्कस हुआ है और इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है। तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते थे कि COP26 जो हुआ है ग्लासगो में, उसमें मेनली 4 चीजों पर रिजल्ट फोकस किया गया है। पहला मिटिगेशन, दूसरा एडॉप्टेशन, तीसरा फाइनेंस और चौथा कोलैबोरेशन। इन 4 मुद्दों पर आपको ध्यान देना। COP26 जो अचीवमेंट्स हैं उसको अगर हम एक एट अ ग्लांस देखते हैं तो पहला है मिटिगेशन, सिक्योर्ड नियर ग्लोबल नेट जीरो नेशनल NDCs from 153 countries and future strengthening of the mitigation measures. दूसरा था adaptation and loss and damage, boosted effort to deal with climate impacts. और थर्ड finance, mobilized billions and trillions. And fourth collaboration, work together to deliver. तो इन 4 मुद्दों पर फाइनल जो है वो निर्णय लिया गया है। अगर हम इसको देखते हैं लक्ष्य, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा। पहला 2050 तक नेट जीरो, सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना। देशों को महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देते हुए जोर दिया जा रहा है, जो सदी के मध्य तक शून्य तक पहुंचने के साथ सांकेतिक। इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला, कोयले के फेज आउट में तेजी लाना होगा, वनों की कटाई को रोकना होगा, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करना होगा, अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना होगा। दूसरा है समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूलन। सभी देश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा एवं पुनर्स्थापना तक घरों, आजीविका और यहां तक कि जानमाल के नुकसान से बचने के लिए रक्षा, चेतावनी प्रणाली व लचीला बुनियादी ढांचे एवं सतत कृषि का निर्माण करते हुए मिलकर काम करेंगे। तीसरा था वित्त जुटाना। विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु वित्त में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए, और बिलियन से आगे इसको हमको ट्रिलियन में लेके जाना है। और चौथा था मिलकर लक्ष्यों को पूरा करना होगा। COP26 में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना है। यहाँ पर पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है। नेता विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो पेरिस समझौते को पूरा करने में सहायक होगा। भारत के लिए सुझाव क्या है? अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट करेंगे। एनडीसी राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण देंगे। विकास के लिए सेक्टर आधारित योजनाओं की शुरुआत जरूरत है।
बिजली परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और प्रति यात्री मील कार्बन को सीमित करने की जरूरत है। कोयला क्षेत्र को रूपांतरित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इन सब चीजों को अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो हमारा आंसर अच्छा हो सकता था। तो ये चीजें आपको लिखनी थी। तो इसमें अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना है। तो ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे आपके जनवरी 9 2022 को पेपर 4 जनरल स्टडीज थर्ड और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो थे वो 3 क्वेश्चन मेनली आपसे पूछे गए थे। तो आज के सेशन में हमने जो आपको डिस्कस किया शायद आपने इसको ऐसे ही लिखा होगा और इसी तरह से आप अपने तैयारी करते रहिए, बेहतर लिखने का प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। थैंक यू।